ईरान की मिसाइल अब डायरेक्ट अमेरिका पहुंचेगी और मैं आपको बता दूं कैसे गाजा में अब एक विदेशी फौज उतरने वाली है। मध्य पूर्व का पूरा गेम पलटने वाला है। 60 सालों बाद अमेरिका पहुंचे हैं सीरिया के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही सब जानना है। क्या ईरान की मिसाइल अब यूएस पहुंचने वाली है? दूसरा देखिए कैसे गाजा में अब एक विदेशी फौज उतरेगी और अब कैसे इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा है 60 सालों में पहली बार कैसे अमेरिका में सीरिया के राष्ट्रपति पहुंचे हैं। और चौथा देखिए इजरायली पीएम नेतन्याहू के क्या बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और पांचवा है मध्य पूर्व में कैसे पूरा का पूरा ये गेम पलट चुका है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे ईरान के आसमान में अचानक ऐसी तस्वीरें सामने आई कि एक अजीब सी लाइट जो है वो क्रॉस कर रही है आसमान में। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मार्केट एरिया है और ऊपर से कुछ ऐसा लाइट, अब वो सैटेलाइट गिर रही है क्या नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें देखिए कैसे पहाड़ों के ऊपर आपको एक ये, और ये सिर्फ एक नहीं, आगे बहुत सारे। तो ऐसा कुछ जब दिखा, ये देखिए, तो फिर शक हुआ कि ईरान के आसमान में आखिरकार ये हो क्या रहा है। फिर फाइनली जाके ये कंफर्म हुआ कि ईरान ने 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यानी कि टेस्ट किया है। 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज मतलब ये मिसाइल अमेरिका तक हमला कर सकती है, अमेरिका के वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में हमला कर सकती है, यूरोप में हमला कर सकती है, खाड़ी देशों तक हमला कर सकती है। यानी इन लोगों ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और अपनी ताकत दिखाई है दुनिया को और मेनली अमेरिका को कि ये लोग पीछे नहीं हैं। आईसीबीएम का परीक्षण करके ईरान ने ये बता दिया कि हम लोग किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। अगर कुछ भी अब इजराइल और अमेरिका की तरफ से होता है, आपको पता है ना, कुछ वक्त पहले न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिया था अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, तो अब ईरान ने इससे शक्ति प्रदर्शन किया है कि अब कुछ भी होता है तो हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं जो आपको आपके घर में घुसकर मार सकती है। परमाणु वॉरहेड डिलीवरी की क्षमता, यानी मिसाइल ऐसी है कि आप परमाणु वॉरहेड भी इस पर चढ़ाकर लॉन्च कर सकते हो। यहाँ के नेता बोल रहे हैं दुनिया में किसी भी कोने में अब हम पहुंच सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ईरान के पास ये जो बैलिस्टिक मिसाइल का ज़ख़ीरा है वो बहुत ज़्यादा है। ईरान इस मामले में बड़ा ही ताकतवर है और कहीं ना कहीं खमनई ने पूरी दुनिया को और मेनली अमेरिका, नेतन्याहू को ये मैसेज देने की कोशिश की है। We tested one of the country's most sophisticated missiles never tried before and it succeeded. यानी वहाँ के नेता ये कह रहे हैं, ईरान के नेता ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक की सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे भारी मिसाइल को टेस्ट किया है और अभी तक इससे पहले ये नहीं किया गया था और हम सफल भी रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इट्स पॉसिबल टू एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन एज फास्ट एज पॉसिबल। वहाँ की जो सिक्योरिटी कमेटी है ईरान की, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये अच्छा होगा अगर हम जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन चालू कर दें, यानी परमाणु बम बनाना शुरू कर दें। और आपको तो पता है कि ईरान के पास तो वैसे क्षमता भी है, रशिया उसका दोस्त है, मदद कर रहा है। कैसे इफ Israel and the US attempt to control our airspace again, will respond with a missile strike which won't yield. इन लोगों का मतलब है कि अब अगर इजराइल और यूएस ने हल्का सा भी अटेम्प्ट किया हम पर हमला करने का, यानी ईरान पर हमला करने का, तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिसको वापस नहीं लिया जा सकेगा। यानी हम ऐसी मिसाइल स्ट्राइक करेंगे जो तबाही मचा देगी। और देखिए कैसे इस मिसाइल के बाद अब तकरीबन ये वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे वायरल है और अब दिख रहा है कि कैसे ईरान अब इस चीज़ को लेकर बेहद सीरियस है। दूसरी तरफ आपको पता है क्या हो रहा है, गाजा में जो फ्रांस है वो एक विदेशी फौज उतारने की तैयारी कर रहा है और ये नेतन्याहू के लिए यानी इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका है। वो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। फ्रेंच प्रपोजल एनविजन्स मल्टीनेशनल गाजा फोर्स टास्क्ड विद ग्रेजुअली डिसआर्मिंग हमास। यानी फ्रांस ये कर रहा है कि एक फौज उतारेंगे जिसमें कई देशों के हम सैनिक बटोरेंगे और एक विदेशी फौज गाजा में उतारेंगे। उसका मकसद ये होगा कि आईडीएफ को हटा दे और हमास को
वो जो संगठन है गाजा में उसको डिसआर्म कर दे, यानी उनके हथियार कहीं ना कहीं ले ले। मैं आपको डिटेल बताती हूँ। फ्रांस इज एडवांसिंग एन इनिशिएटिव एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग एन इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन मिशन, यानी गाजा को स्टेबल करने के लिए एक मिशन फ्रांस चलाना चाहता है, और आईडीएफ जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स है उसको गाजा से हटाना चाहता है, और हमास को हथियार के बिना करना चाहता है, यानी डिसआर्म करना चाहता है। ये एक प्रपोजल है जो द टाइम्स ऑफ इजराइल के पास आया है। द प्रपोजल एम्स टू ऑपरेशनलाइज एन इंटरनेशनली बैक्ड डिक्लेरेशन फ्रॉम जुलाई कॉलिंग फॉर अ टू स्टेट सोल्यूशन। इन लोगों का मकसद ये है कि भाई इजराइल अलग, फिलिस्तीन मुल्क अलग और इजराइल अलग, ये हो जाए। ये सबसे बड़ा मकसद फ्रांस का इस वक्त, और ये कह रहे हैं कि भाई जब तक हमास को डिसआर्म नहीं किया जाएगा, जब तक गाजा से इजराइल की फोर्स को नहीं हटाया जाएगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अब इसमें कौन कौन सी देशों की सेनाएं शामिल होंगी? द प्रपोजल एनविजन सेवरल स्टेट्स लीडिंग द ट्रांजिशनल फोर्स एंड स्पेसिफिकली इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर, यानी इन सब के जितने भी कैंडिडेट्स हैं यानी कि जवान हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो ये अब फ्रांस का की नई तैयारी है, और ये तैयारी शायद नेतन्याहू को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि नेतन्याहू फिलिस्तीन को अलग मुल्क नहीं चाहते हैं। वो गाजा पर पूरा कब्जा चाहते हैं, वेस्ट बैंक पर पूरा कब्जा चाहते हैं। अब देखिए तीसरी चीज जो बड़ी हुई है, 60 साल यानी 6 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीरिया का कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचा है। President al-Shara is first Syrian leader to visit UNGA in 6 decades, यानी 60 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। लास्ट बार जब कोई सीरिया का राष्ट्रपति यूएन जनरल असेंबली में गया था वो कब था? 1967 में। और देखिए पहली बार ऐसा हुआ है। और आपको मैं बता दूं, ये वही अल-शरा हैं जिसके ऊपर कई सालों पहले अमेरिका ने आतंकवादी बताकर एक इनाम घोषित कर रखा था कि तुम पकड़ के लाओ और हम तुम्हें इनाम देंगे। ये वही अल-शरा है जिसने अभी कुछ वक्त पहले सीरिया का तख्ता पलट किया है तुर्की की मदद से, यानी कि वही जोलानी जिन्होंने अभी असद सरकार का जो 50 सालों का पूरा ये कार्यकाल था उसका तख्ता पलट किया, वो सत्ता में आए और अभी सीरिया की पूरी बागडोर इनके हाथ में है। Syria's President Ahmed al-Shara has arrived in New York for the 80th session of the United Nations General Assembly. अब जो सीरिया के राष्ट्रपति है वो अमेरिका क्यों आए हैं, न्यूयॉर्क क्यों पहुंचे हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो रिप्रेजेंट करेंगे सीरिया को। और देखिए द लास्ट सीरियन लीडर टू अटेंड द UNGA वाज प्रेसिडेंट नूरुद्दीन अल अतासी, जिन्होंने अल असद फैमिली जब पावर में आई थी उससे पहले रूल किया था। तो ये एक तरीके से बड़ा शिफ्ट देखा जा रहा है, क्योंकि आप याद कीजिए पिछली बार भी जब ट्रंप और अल-शरा की मुलाकात हुई थी तो 25 साल में ऐसा हुआ था जब कोई सीरिया का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति मुलाकात कर रहा है। फिर ट्रंप ने ऐलान किया था कि सीरिया पर जितने भी सैंक्शंस हैं हम वो हटा देते हैं, और जो इनकी HTS जो इनका संगठन है उसको भी हम आतंकवादी नहीं मानते हैं। फिर जो जुलानी है उनको ये कहते हैं कि ही इज़ अ हैंडसम मैन। तो पूरी दुनिया शॉक में थी, और अब देखिए कैसे वो न्यूयॉर्क भी पहुंच गए। तो एक शिफ्ट है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है, कैसे मध्य पूर्व की इक्वेशन चेंज हो रही है, कैसे नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो गए? वो इसलिए क्योंकि ऑफिशियली ब्रिटेन ने, यानी कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने, पोर्टुगाल, ये 4 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने ये कह दिया है और ऑफिशियली कह दिया है कि हमने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। फिलिस्तीन हमारे लिए एक अलग मुल्क है, जैसे कि इजराइल एक अलग मुल्क है, फिलिस्तीन एक अलग मुल्क है। अब वो गाज़ा और वेस्ट बैंक सिर्फ नहीं है, गाज़ा और वेस्ट बैंक मिलके अब वो फिलिस्तीनी स्टेट है, और ये फिलिस्तीन के मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वही ब्रिटेन है, ये वही यूके है जिन्होंने 108 साल पहले बाल्फोर डिक्लेरेशन साइन किया था, और उस डिक्लेरेशन में ये लिखा हुआ था कि ये जो फिलिस्तीन की ज़मीन है उस पर यहूदियों को अपनी बस्तियां बसाने के लिए इजाज़त दी जाए। तो कहीं ना कहीं यूके ने जो अपनी पुरानी गलती है वो सुधार ली है, और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उन्होंने भी ये कहा, वो लीड कर रहे हैं सबको कि भाई हम सबको फिलिस्तीन के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि 2 स्टेट सोल्यूशन यानी इजराइल अलग मुल्क, फिलिस्तीन अलग मुल्क, यही एक रास्ता है पीस का, यही एक रास्ता है शांति का।
100 years after the Balfour Declaration backed the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. ये था पहले की बात, लेकिन अब यूके ने बोल दिया 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है और अब हम साइन करते हैं। अब आपको पता है कि अगर मैं पूरी दुनिया की बात करती हूँ तो पूरी दुनिया में, और अगर मैं सिर्फ यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स की बात करती हूँ, उनमें से 150 देश ऐसे हैं जिन्होंने ये कह दिया है हम फ़िलिस्तीन के समर्थन में हैं, हम फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के समर्थन में हैं। सिर्फ अमेरिका ऐसा है जो अभी तक मान नहीं रहा है और वो वीटो लगा के उसको ग्राउंड रियलिटी नहीं बनने दे रहा है। चीन, रशिया, अब तो फ्रांस भी करने ही वाला है, यूएन में वोट करने वाला है फ़िलिस्तीन बने। यूके, ये सब फ़िलिस्तीन के समर्थन में है और कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ है। 75% मुल्क ऐसे हैं, पूरी दुनिया के बता रही हूँ, जो इस वक्त फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, डिस्प्लेस्ड फ़िलिस्तीनी फ्ली साउथ फ्रॉम नॉर्दर्न गाजा। इन सब से इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नेतन्याहू की जो फोर्स है वो लगातार गाजा में ऑपरेशन कर रही है। वहाँ के लोग जो हैं वो साउथ से निकलकर अब कहीं ना कहीं, माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ गाजा से निकलकर अब साउथ की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, और वहाँ पर लगातार मौत हो रही है, लगातार हमले हो रहे हैं, वो रुक नहीं रहा है। अब ये नक्शा हमारे सामने है, देखिए पूरा इजराइल है, ये जॉर्डन, वो इजिप्ट। अब इधर देखिए कि ये जो ग्रीन वाला इलाका है ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा है। अब इजराइल इस पूरे इलाके को अपना मानता है, लेकिन फ़िलिस्तीनी लोग ये कहते हैं कि भाई वेस्ट बैंक और गाजा हमारा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इधर जो मामला चलता है, जो रूल चलता है, फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का चलता है। लेकिन फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी एक तरीके से पूरा एक अलग मुल्क थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ एक फोर्स है कि जो आपने यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए लगा रखी है। लेकिन फ़िलिस्तीनी लोग चाहते हैं कि उनको पूरा राज्य का दर्जा मिले, उनकी सेट बाउंड्रीज हो, उनकी खुद की आर्मी हो, उनके खुद के इंटरनेशनल रिलेशन हो दूसरों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ। और अब वही होता हुआ दिख रहा है। जितने भी आपको ब्लू में दिख रहा है, ये दुनिया का नक्शा है, और ये जितने भी ब्लू हुए हुए हैं ये सारे लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में हैं, ये सारे मुल्क फ़िलिस्तीन के समर्थन में हैं। और जो आपको ये लाल में दिख रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा आपको अमेरिका दिख रहा होगा, ये इजराइल के समर्थन में है और फ़िलिस्तीन स्टेट बनने के खिलाफ है। तो इससे जाहिर सी बात है कि दुनिया इस वक्त फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी दिख रही है और इजराइल के खिलाफ खड़ी दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब तक अमेरिका है, जब तक अमेरिका के पास वीटो लगाने की पावर है, चाहे इससे ज़्यादा देश भी हो जाए ना, सिर्फ एक अकेला यूएस रह जाए और पूरी दुनिया फ़िलिस्तीन को समर्थन करे, तब भी फ़िलिस्तीन एक मुल्क नहीं बन सकता है, क्योंकि अमेरिका वीटो लगा देगा। और अगर अमेरिका ने वीटो लगा दिया तो कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। वीटो पावर यही तो होता है। तो अब वो कब तक ग्राउंड रियलिटी बनेगी ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।